everybody. So in the last session and the video that we uploaded, we people discussed about the age of revolutions. Revolutions किस तरीके से फ्रांस कंट्री से होते हुए दूसरी कंट्रीज के लोगों के बीच में भी पॉपुलर हो गए. And finally, many countries came forward fighting for their rights. आज का जो सेशन है, in this we are covering unification of Germany. जर्मन यूनिफिकेशन इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है. बाकी और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक यूनिफिकेशन ऑफ इटली, मेकिंग ऑफ द कंट्री ब्रिटेन, Balkan Revolution, but all that will come in the later videos. So again, today's topic is Class 10th NCERT History, Chapter 1, Nationalism in Europe. And the topic that we have chosen today is Unification of Germany. Right on the board, you people can see 3 events that has been mentioned. All these events are in a chronological order. So story क्या हुई है वो जान लेते हैं. जर्मनी की जो बैक स्टोरी है वो आप लोग पहले से ही जानते हैं कि जर्मनी 1848 में तो इनका रेवोल्यूशन, इनका यूनिफिकेशन मेथड शुरू हुआ. बट प्रायर दिस डेट जर्मनी वाज नॉट अ कंट्री. तो ये सब कुछ बहुत बाद में आया है. जर्मनी वाज नॉट अ कंट्री. जर्मनी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड था. इट वाज डिवाइडेड इनटू टोटल 39 स्मॉलर स्टेट्स और रीजन्स. Napoleon covered this area. He took this area under his reign and he decided to join all these 39 small regions and make it into one nation. Napoleon only named this area as German Confederation. But this area was left untouched and it was not taken into account even in Treaty of Vienna. Treaty of Vienna के टाइम पर भी जर्मनी के ऊपर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया था. सभी ने सोचा कि ये एरिया जो है मे बी इसमें कोई लेस पोटेंशियल है या इतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है. ये एरिया तो ऑलरेडी 39 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो ये बिल्कुल भी कंजर्वेटिज्म पे थ्रेट नहीं है. बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जर्मनी ने खुद ही अपने आप को बिल्डअप किया. वहां के लोग जो थे उन 39 डिफरेंट रीजन्स के, दे कोलैबोरेटेड विद वन अनदर एंड दे डिसाइडेड to turn German Confederation into one big powerful country. और वो कंट्री कैसे बना, लोग साथ में आने के बाद उन लोगों ने क्या क्या एक्शंस लिए, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की स्टोरी वहां से शुरू होती है. सो अभी तक हमने ये समझा है कि जर्मनी एक देश नहीं था और वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं रहा था कि उसको ट्रीटी ऑफ वियना में कोई बांटे या उस पर कोई एक्शन लिया जाए. ये 39 स्मॉलर रीजन्स का एक एरिया था जिसे जोड़ने का सपना या जिसके ऊपर कब्जा करना नेपोलियन की पहल थी. एंड नाउ आफ्टर ऑल दिस स्टोरी, द बैकग्राउंड स्टोरी, वी हैव रीच्ड ऑन द डेट 18th May 1848. 831 elected representative marched in a festive procession. They took their places in the Frankfurt Parliament convened in St. Paul Church. फ्रैंकफर्ट जो है बेसिकली जर्मनी में एक जगह का नाम है. तो यहां बताया जा रहा है कि जर्मनी जो एक देश नहीं था, वहां के लोगों ने खुद अपने आप को कोलैबोरेट किया, खुद को ज्वाइन किया, खुद को पावरफुल बनाया और अपनी 39 छोटे छोटे डिवाइडेड रीजन को कंबाइन करके एक कंट्री के अंदर तब्दील किया, कन्वर्ट किया. 831 लोग इलेक्ट किए गए थे उस पूरे रीजन में से. उन्होंने अपनी कंट्री का नाम जर्मनी भी सोचा, साथ में उन्होंने मार्चिंग करी यानी कि फेस्टिव पोजेशन. फेस्टिव यानी कि खुशी वाला, खुशी के तौर पे पोजेशन, जुलूस निकाला. और वो खुशी से जुलूस निकालते हुए 831 लोगों की भीड़ पार्लियामेंट के अंदर घुस गई. पार्लियामेंट का उस टाइम पर नाम रखा गया था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. और ये पार्लियामेंट बनाया कहां था इन्होंने, क्योंकि इससे पहले तो वो देश नहीं था, तो जाहिर सी बात है ये पार्लियामेंट कहीं किसी एक बिल्डिंग में ऑर्गेनाइज किया गया होगा. तो वो बिल्डिंग का नाम दिया गया है सेंट पॉल चर्च. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए. एंड ऑल्सो 31 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में इन्हें बुलाया गया था. सो 831
representatives, they marched happily into the Frankfurt Parliament, took their seats, and this parliament was convened, were organized in St. Paul Church. Point number 2. अब ये लोग जो वहां इकट्ठे हुए थे, जिन्हें इलेक्ट किया है वहां के लोगों ने, इनका काम क्या था? इनका काम था पार्लियामेंट्री डिसीजंस लेना, कुछ लॉ बनाना, जर्मनी का फ्यूचर डिसाइड करना। तो ये लोग यहां इकट्ठा हुए थे जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, एंड इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि जर्मनी को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया जाए, यानी कि देयर विल बी अ पार्लियामेंट, अ प्रॉपर लेजिस्लेटिव सिस्टम, देयर विल बी अ जुडिशरी, बट इन द केस ऑफ एग्जीक्यूटिव देयर विल बी अ किंग। अब जर्मनी का कोई भी राजा नहीं था, तो उन लोगों ने प्रूशिया के किंग फ्रेडरिक विल्हेल्म IV को इनवाइट किया अपने देश का राजा बनने के लिए, और यह भी कहा कि आपको राजा नहीं बनना है, आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनना है। बट प्रूशिया के राजा विल्हेल्म IV ने ये आइडिया, ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। क्यों किया? एक सिंपल सा रीजन है, विल्हेल्म IV प्रूशिया के राजा थे। प्रूशिया वो कंट्री है जिसने कंजर्वेटिज्म को रिस्टोर करने के लिए ट्रीटी ऑफ वियना साइन करवाए थे। अब जो किंग खुद कंजर्वेटिव आइडियाज को सपोर्ट करता है, वो मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशन, एक इलेक्टेड पार्लियामेंट, डेमोक्रेसी, इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। और अगर विल्हेल्म IV ये ऑफर एक्सेप्ट भी कर लेता, तो जो बाकी के कंजर्वेटिव किंग्स हैं वो उससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाते। इस वजह से किंग विल्हेल्म IV ने ये ऑफर कंप्लीटली ब्लंटली रिजेक्ट कर दिया। सो फोर्थ पॉइंट मैं आपको पहले समझा चुकी हूं कि विल्हेल्म IV जो कि प्रूशिया के राजा थे पहले, उन्होंने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो खुद कंजर्वेटिज्म को सपोर्ट करते थे, तो अब वो डेमोक्रेसी को कैसे एक्सेप्ट कर सकते थे। बट इसके बावजूद जर्मनी के लोगों में एक नेशनलिस्ट फीलिंग थी। All those people living in those 39 different regions wanted to combine and collaborate. And they wanted to turn their German confederation into one big country, that was Germany. And for that, they kept on doing efforts. Even after their proposal got rejected by the Prussian king. People of Germany kept on trying to convert their confederation of 39 states into one big country, and Prussia's chief minister Otto von Bismarck helped them secretly in this very process. Because जो Bismarck थे, he was a very intelligent person and he also saw a lot of potential in German people and the land of Germany. And because of that hope that this land might turn out to be a great success even for the Prussia's future, he went behind the king's back and tried to help them. He also convinced the upcoming kings to accept Germany as a country. Moving on. So, Prussia's chief minister, I have mentioned the name. अब यहां पर chief minister आजकल के टाइम वाला सिस्टम नहीं है। Back in those times, जो भी किंग के अजीज होते हैं, जो भी उनकी फिलॉसफी, स्ट्रैटेजीज को डिसाइड करते हैं, वो चीफ होते थे। So he was the chief minister for Prussia, named Otto von Bismarck. He saw a lot of potential in the land and the people of Germany. So he decided to help the country to get unified. He decided to help all those people who aimed to become one big country. So all those people were benefited when Otto von Bismarck and the Prussian army joined hands with the people of Germany or the area under confederation to become united into a German country. Over the years, during the process of unification, अब क्योंकि वो लोग unify करने की कोशिश कर रहे हैं, and moreover, Germany was trying to develop their country on the idea of democracy and parliament, जो कि conservative kings को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए तो उन्होंने फ्रांस को भी पावरलेस कर दिया था। सो क्योंकि कंजर्वेटिव किंग्स को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, दैट इज व्हाई मेनी डिफरेंट कंट्रीज एंड किंग्स ट्राइड टू अटैक जर्मनी एंड स्टॉप देयर प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन।
बट जर्मनी की हेल्प कर रहा था प्रूशिया, विच वॉज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री बैक देन. सो ओवर दिस स्पैन, when they were trying to get unified, Germany and people of that area were trying to get collaborated and combined with each other and frame constitution and become a parliamentary monarchy for their land. Germany was even fighting the war with three major powers, Denmark, France and Austria. And all these wars continued over the span of 7 years. तो 7 सालों तक युद्ध चलते रहे जर्मनी के बीच में और 3 अलग कंट्रीज के बीच में. कभी फ्रांस से हमला होता था, कभी डेनमार्क से और कभी ऑस्ट्रिया से. एंड इन दिस एंटायर प्रोसेस प्रूशिया वाज सपोर्टिंग जर्मनी. और इन 7 सालों के बाद, आफ्टर द एंड ऑफ द वॉरशिप ओवर द स्पैन ऑफ 7 years, फाइनली प्रूशिया एंड जर्मनी वन द वॉर. उन्होंने इन सबको हराया और वो जीत भी गए और अपनी कंट्री को यूनिफाई भी कर लिया. और इन सभी में प्रूशिया ने हेल्प करी. तो अल्टीमेटली ये विक्ट्री सिर्फ जर्मनी की नहीं, प्रूशिया की भी थी. सो ओवर द years of 7 years, they have fought wars with Denmark, France and Austria, result of which was Prussian victory. Now, finally, जब इतनी सारी wars जर्मनी जीत गया, तो उनका यूनिफिकेशन का जो रास्ता था वो तो एकदम क्लियर हो गया, ये तो हम समझ गए. सो उसकी ही डिटेल्स हैं यहां पर इन पॉइंट 9 and 10. Point 9 says and mentions on 18th January 1871. Now this is the date and the year when Germany was finally unified and accepted as a separate country, in which there was their own king who was from Prussia. So on this date एक मीटिंग करी गई थी. ये मीटिंग हुई कहां थी? This is the venue, Hall of Mirrors in Versailles Palace. Versailles Palace you already know is in France. आप ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान पढ़ चुके हैं. हॉल ऑफ मिरर्स उस पैलेस का एक पोर्शन, एक हॉल है. फ्रांस में इसीलिए हुई थी क्योंकि जो लास्ट वॉर जर्मनी ने लड़ी थी वो फ्रांस के साथ थी. एंड फ्रैंको प्रूशियन वॉर जिसमें फ्रांस हार गया. फाइनली प्रूशिया ने ही डिसाइड किया कि जर्मनी को एक अलग कंट्री बनाना चाहिए. And in this meeting, which was held in Hall of Mirrors, Versailles Palace, on 18th January 1871, many princes of German states, वो 39 अलग-अलग states थी, तो उनके प्रिंस थे वहां पर. उनकी भी कंट्री किसी ना किसी तरीके से रन तो कर ही रही थी. तो वो आए हुए थे. जो आर्मी के मेन ऑफिसर्स थे वो आर्मी ऑफिसर्स आए हुए थे. प्रूशिया के दूसरे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स आए हुए थे. ओटो वॉन बिस्मार्क तो थे ही, बिकॉज ही वॉज द आर्किटेक्ट of this program. and उन्होंने जर्मनी को एक अलग सेपरेट एम्पायर डिक्लेयर किया जिसके राजा बनाए गए केसर विलियम वन, जो कि प्रूशिया के रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे. ऑब्वियसली इतना टाइम गुजर चुका था 48 से 71 के बीच में, तो इट वाज नॉट नेसेसरी कि विलहेल्म IV तब तक अलाइव रहे या फिर उस पोजीशन पर रहे. तो केसर विलियम वन को फाइनली राजा बनाया गया था जर्मनी का. इसके बाद जो ये नया कंट्री बनके तैयार हुआ था, क्योंकि ये मॉडर्न फैसले करने वाला था, एक डेमोक्रेटिक प्लस मोनार्कियल सिस्टम दोनों का मिक्सचर होने वाला था. सो दे ऑल्सो प्रॉमिस्ड टू मॉडर्नाइज द करेंसी सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, लीगल सिस्टम्स, लॉ मेकिंग एंड एवरीथिंग, एंड द जुडिशियल जजमेंट सिस्टम थ्रू विच पीपल कैन गेट जस्टिस. तो इन सब चीजों पर फोकस होने वाला था. इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज द डेट व्हेन जर्मनी गॉट यूनिफाइड एंड केसर विलियम वन who was proclaimed as the new emperor of the newly made empire Germany. And where was this meeting held? It was held in Hall of Mirrors, Versailles Palace in France. Apart from the story of unification and how Germany fought all the wars, how Prussia helped them to build into one country, there were other information as well. Like the German Frankfurt Parliament was totally dominated by the middle class people. The very idea of constitutional monarchy was from the middle classes. So they actually did not focus on the demands of the poor people or the worker class. Henceforth, all these worker people, the artisans and everybody, they just resisted their
vote, they resisted their support to the middle classes. अब क्योंकि पार्लियामेंट में जो भी डिसीजंस लिए जा रहे थे वो मिडिल क्लासेस ले रही थी, तो जो आर्टिजन्स और वर्कर्स थे उनको इग्नोर किया जा रहा था। तो वर्कर जो थे उन लोगों ने बोला, ओके, इफ यू पीपल आर नॉट फाइटिंग फॉर आवर राइट्स, इफ यू पीपल आर नॉट इंक्लूडिंग अस इन योर लॉ मेकिंग प्रोसेस, देन वी विल ऑल्सो नॉट वोट फॉर यू, वी विल ऑल्सो नॉट अग्री टू वॉट एवर यू आर मेकिंग। अल्टीमेटली उस पार्लियामेंट में इतना हंगामा हो गया था कि आर्मी ट्रूप्स को अंदर बुलाया गया टू सॉल्व द मैटर एंड टू कीप एवरीवन एट पीस। So here are the 2 points which are giving you the additional information about this very scenario. And this is another issue which was faced by the people in Germany, and rather I should say all over the world in the earlier times. So females को हम सब जानते हैं beginning के अंदर किसी भी country ने, किसी भी even constitution ने भी बहुत easily rights नहीं दिए हैं। Even Germany के अंदर भी उन लोगों को काफी ज्यादा फाइट करना पड़ा। तो जब ये पार्लियामेंट बना, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, और यहां पर ये सब कुछ डिस्कशंस हो रहा था, लॉ मेकिंग हो रही थी, तो फीमेल्स के राइट्स की बात किसी ने भी नहीं करी। इवन फीमेल्स को राइट भी नहीं दिया गया टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट। उन्हें ये तक राइट नहीं दिया गया कि वो पार्लियामेंट के लॉ मेकिंग प्रोसेस का पार्ट बने। दे वर ओनली कॉल्ड इनटू द पार्लियामेंट एंड वर अलाउड एज मियर स्पेक्टेटर्स। उन्हें सिर्फ ऑडियंस की तरह पार्लियामेंट में बुलाया गया। उन लोगों की बातें, उन लोगों के राइट्स के ऊपर भी ज्यादा फोकस नहीं किया गया था। सो इवन द फीमेल हैड टू फाइट अ लॉट फॉर देयर राइट्स बिकॉज दे वर ऑल्सो नॉट लिसन एंड नॉट वर इन द फोकस ऑफ मिडिल क्लास पीपल व्हेन दे वर मेकिंग द लॉ इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। द फीमेल्स वर ओनली अलाउड एज स्पेक्टेटर्स, दे वर ओनली द ऑडियंस। उन्हें चर्च के अपर सर्कल में बिठा दिया गया था जहां से वो मीटिंग देख सकती थी बट अपना कुछ इनपुट नहीं दे सकती थी, और ना उनके बारे में कोई बात की गई, ना उनके राइट्स, ना उनके लॉ के बारे में कुछ डिस्कशन किया गया, विच वॉज अनोइंग फॉर द फीमेल्स ऑफ जर्मनी। सो अभी तक हमने यहाँ पर 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ी है। एक, राइट्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिजन्स, यानी कि पुअर पीपल, वर्किंग क्लास, जिनके राइट्स पे ज्यादा फोकस नहीं किया था जर्मनी ने when they were building themselves up into one country. Second problem that we have read here is about female rights. Again, उन लोगों को भी ज्यादा राइट्स नहीं दिए गए थे। इवन उन लोगों को तो बोलने का भी हक नहीं दिया गया था। वो लोग तो अपोज भी नहीं कर पा रहे थे when the meeting was going on. So this is it from my side in this particular topic. I hope I explained well. All the best to you people for reading, learning and retaining all this knowledge. In the next video, we'll come up with unification of Italy. That is also one of the important part in this chapter. And for more questions and your revision and practice, you can go to the YouTube channel Pooja Bhatia Classes, and you may find more questions, slides and informative data there. Thank you.